हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलता है। तो 150 में से 30 नंबर की आपको यहाँ पर हिंदी देखने को मिलती है, जिसमें से 10 नंबर का आपका हिंदी का गद्यांश आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर आपके 10 प्रश्न आते हैं गद्यांश से, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको एक बेहतर स्कोर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप गद्यांश को पढ़कर नहीं जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि गद्यांश तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, पैसेज हम ऐसे ही कर लेंगे, ये तो हो जाता है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। 3-4 नंबर का आप यहाँ मिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हैं, आप यहाँ 5-6 नंबर पे ही रह सकते हैं, जबकि यहाँ आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं गद्यांश के अंतर्गत जो कि सीधा का सीधा आपको गद्यांश से देखने को मिल जाएंगी। आपको लगता है कि ये वाला आंसर हमारा सही हो सकता था, लेकिन आप गद्यांश को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते। तो मैं आपको गद्यांश करने का ट्रिक, तो एक तरीका है, एक जो तरीका है वही मैं आपको बताने वाला हूं, और आप उस तरीके का उपयोग करते हैं तो 10 में से 10 नंबर आपके हिंदी गद्यांश में आएंगे, ये तो डेफिनेट है। क्लियर है? तो मेरे भाई, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। ये जो गद्यांश है, ये है आपका 8 जनवरी का पेपर हुआ था। 8 जनवरी 2023 को आपका पेपर हुआ था, और इस पेपर में ये वाला गद्यांश आपसे पूछा गया था। मैंने सीधा पेपर ही ले लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में कैसा आता है। चलिए देख लेते हैं। निर्देश दे रखा है आपको, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही, और फिर यहाँ लिखा है सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि आपके आंसर 2 सही हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें से भी बेस्ट आंसर आपको चुनना है। चलिए मेरे भाई, देख लेते हैं क्या है गद्यांश। अब देखिए, मैं यहाँ पर जब आप पेपर को करें ना, तो जो मैं चीजें बताऊं आप उनको कॉपी पे साइड में नोट करते जाओ, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे के सीधे टैकल हो जाएंगे। देखिए, वहां मैं भीलों से मिला और अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर बड़ी संख्या में आए थे। वहां मैं भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहां की मुख्य फसल है। तो मुख्य फसल क्या है? मक्का। यहां से एक प्रश्न आपका बनना तय है। 99% यहाँ से गद्यांश आपका प्रश्न बना सकता है। जो पूरी तरह नष्ट हो गई है, जो मक्का की फसल थी वो क्या है? नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहां अन्नाभाव की स्थिति हो गई है। अन्नाभाव की क्या हो गई है? वहां पर स्थिति हो गई है, यानी कि अन्न की अभाव की स्थिति हो गई है, अनाज के अभाव की स्थिति हो गई है। ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो भील क्या कर रहे हैं? पत्तों की और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। अपने मवेशियों को क्या करे हैं? मारने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अन्नाभाव की स्थिति हो गई है, और जो भील हैं वो क्या कर रहे हैं? पत्तों और पेड़ों की छालों को खाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर, अब ये वाला जो शब्द है ना, ढोर डंगर, मुझे काफी अच्छा वर्ड लग रहा है ये ढोर डंगर। यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? नष्ट किए जाते हैं, तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी। कैसे पशुओं की? भारवाही कमी। भारवाही का मतलब समझ रहे हो? जो भार को ढोने का काम करें। क्लियर? पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाएगा, पशुओं की कमी हो जाएगी, तो इन पशुओं की वजह से अगली खेती पर इसका क्या है? प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी जुताई ना हो पाएगी। क्लियर है? और भारवाही पशु है तो ले जाने आ जाने का, जो ढोने का सामान है वो नहीं ढुक पाएगा, और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे पानी वगैरह की समस्या है, वो नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला, जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसके बारे में कोई बात बोली होगी। पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में, जहां अच्छी रबी की उपज है। किसकी उपज है? रबी की उपज है। रबी की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफी फसल बर्बाद कर दी। रबी की उम्मीद थी, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक बाहर खुली जगह में, जहां अच्छी रबी की उपज की उम्मीद थी, वहां पर भी क्या किया? टिड्डियों ने आकर फसल को क्या कर दिया? बर्बाद
कर दिया और इसके ऊपर पाला पड़ा। पाला का मतलब जो सर्दियों में पाला पड़ता है, जिससे और भी क्षति हुई। अब यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। देखिए यहां से हो सकता है प्रश्न बन जाए मक्का से मवेशी क्यों मारे, इसका प्रश्न बन सकता है। और भील क्या खा रहे थे, पत्ते और पेड़ों की छालों को खा रहे थे। ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं, पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं। भारवाही पशुओं की कमी हो गई। रबी फसल की उम्मीद थी पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये प्रश्न बन सकता है। और टिड्डियों ने क्या कर दिया, फसल को बर्बाद कर दिया और पाला भी पड़ गया। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से बनने की संभावना है। और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए क्या है। प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे, मवेशियों को क्यों मार रहे थे, ये प्रश्न पूछा है। मारने का कारण क्या था, तो मारने का सबसे बड़ा जो कारण था अन्न अभाव की स्थिति। और जो मवेशी थे क्या कर रहे थे, पेड़ की पत्तियों और छालों को खा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से फसल बर्बाद हो रही थी। एक कारण तो यह था, दूसरा कारण था अन्न अभाव की। क्लियर है, अन्न का अभाव था तो जो लोग थे उनके लिए अन्न की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अन्य मवेशियों के लिए कहां से हो पाती, तो मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। ऐसा तो पूरे के पूरे गद्यांश में कहीं बोला ही नहीं है कि मवेशियों की संख्या कम हो गई, ज्यादा हो गई, थी ही नहीं, बहुत ज्यादा थी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। भाई अन्न के अभाव की स्थिति हो गई थी, मवेशी नियंत्रण से बाहर थोड़ी हुए थे, मवेशियों की कोई गलती थोड़ी थी। फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, अन्न अभाव की कमी हो गई थी, किसके कारण, फसलें खराब होने के कारण। ये वाली बात ठीक लग रही है। मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। परंपरा के बारे में तो इस गद्यांश के अंतर्गत कुछ बताया ही नहीं गया। आप जब अपना आंसर लिखें तो उससे पहले एक बार देख लीजिएगा जो आप आंसर लिख रहे हैं वो आंसर आपका गद्यांश में कहीं उसके बारे में वर्णन किया गया है या नहीं। गद्यांश में परंपरा के बारे में कोई बात नहीं, नियंत्रण की कोई बात नहीं, अधिक कम की कोई बात नहीं, तो एक ही प्रश्न ऑप्शन बचता है आपका थर्ड। तो इससे अच्छा बेहतर तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, तो आप जो भी आंसर दें गद्यांश को ही मान कर दें। चाहे आपके गद्यांश में कोई बात गलत ही क्यों ना लिखी है, लेकिन आप उसे 100% ट्रू मान के चलेंगे, आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे। क्लियर है, तो चलिए, भारवाही पशु का अर्थ है, भारवाही पशु का अर्थ क्या है, भारवाही। देखिए यहां पर मैं वर्ड को तोड़ देता हूं, भार प्लस वाही। वाही का मतलब होता है आपका वाहन एक तरीके से, या फिर ढोने वाला बोल सकते हो, ढोने वाला। क्लियर है मेरे भाई, तो भार को ढोने वाला, भारवाही पशु, तो भार को ढोने वाला पशु, तो ये क्या होगा, भारी पशु नहीं, दूध देने वाला पशु नहीं, जंगली पशु नहीं, भार ढोने वाले पशु। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है और कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी, जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके बाहर क्या घटना घटी। तो यहां पर देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर की खुली जगह में जहां अच्छी रबी की फसल की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफी फसल बर्बाद कर दी और पाला भी पड़ गया, जिससे और भी क्षति हुई। तो जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके ठीक बाहरी जगह में क्या हुआ, रबी की फसल की उम्मीद थी जो टिड्डियों ने बर्बाद कर दी। तो फसल सूख गई, सूखने की तो बात कहीं की ही नहीं है। फसल लहलहा रही थी, लहलहाने की बात नहीं की है, जबकि फसल की तो कमी थी, टिड्डियों ने बर्बाद कर दी थी। टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था, घर की पूरे पद्यांश के अंतर्गत बात ही नहीं की गई है। टिड्डियों ने जो हमला किया था वो किस पर किया था, रबी की फसल पर किया था। ठीक, तो टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी। अब कौन सी की थी ये नहीं बताया। देखिए फसल किसकी थी, रबी की फसल नष्ट कर दी थी। किसकी फसल नष्ट कर दी थी, रबी की फसल नष्ट कर दी थी। अब रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो आपका जो गेहूं की फसल होती है वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगर हम बात करें गेहूं के साथ आलू की जो फसल होती है वो क्या होती है, रबी की फसल होती है। इसके बाद बात करें जो सरसों की फसल होती है, सरसों की जो फसल होगी वो भी क्या है, रबी के फसल के अंतर्गत आती है। एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के लिए बात करें यहाँ पर जो धान की फसल होती है वो आपकी खरीफ की होती है,
ज्वार की जो फसल होती है वो आपकी रबी की फसल होती है। ठीक, यहाँ पर आप जौ भी लिख सकते हो रबी में। तो जो जौ की फसल है वो भी क्या है, रबी की फसल है। धान की फसल हुई, ज्वार की फसल हुई, और यहाँ पर अगर बात करें धान हुआ आपका, ज्वार हुआ आपका, और सिंघाड़े वगैरह की जो फसल होती है वो भी क्या है, रबी की फसल के अंतर्गत ही आती है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। उम्मीद मत छोड़िए, अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे तो हो सकता है आपका अगला स्टेप ही आपकी सफलता हो, और आप इस स्थिति पर उम्मीद छोड़ते हैं तो ये एक दिक्कत वाली बात आपके लिए हो जाएगी। प्रश्न है, मवेशी न बचने का पर क्या होता है। मवेशी नहीं बचेंगे तो क्या होगा, मवेशी न बचने के कारण क्या है, जो अगली फसल है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी था कहीं पर, अगर यहाँ देखें हम, भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी जिसका असर अगले मौसम की खेती पर पड़ेगा। यानी कि वहां पर पानी की समस्या की प्रॉब्लम हो जाएगी जो अगली फसल है, जो क्योंकि जो पुराने समय का गद्यांश है जो पुराने समय की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, भार ढोने वाले पशुओं की कमी होगी, भार ढोने की दिक्कत आएगी, खेतों को जोतने की समस्या आएगी, बैलगाड़ी से जो जोतते हैं, बैल से जो जोतते हैं उसकी समस्या आएगी। और उसके बाद अगर बात करें पानी की जो समस्या है, वो कुएं वगैरह से जो पानी देते हैं उसकी समस्या आएगी। तो मवेशी न बचने पर क्या होता है, अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते हैं, मवेशी बचेंगे नहीं तो पशु मिलेंगे कहाँ से। क्लियर? अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई बुवाई नहीं हो पाती, जुताई भी नहीं हो पाएगी और आपकी बुवाई भी नहीं हो पाएगी, यह समस्या अगले फसल के लिए होगी। अगले मौसम की फसल सामान्य न होती, ऐसा भी नहीं है, अगले मौसम की फसल अच्छी होती। मवेशी नहीं है तो अच्छी कहाँ से हो जाएगी भाई, आप यहाँ से पशुधन को ही नष्ट कर दोगे तो क्या होगा, अगले जो मौसम की फसल आएगी उसमें आपको समस्या देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा। टिड्डियां हैं, टिड्डियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टिड्डियों को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, INSECTS, इंसेक्ट्स बोलते हैं टिड्डियां। टिड्डियां हैं, अब टिड्डियां क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर अगर बात करें विशेषण तो ये आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक, तो ये तो वैसे ही हो गया, गुणवाचक संज्ञा होता तो चल भी जाता, लेकिन गुणवाचक विशेषण है तो ये वैसे गलत हो गया। इसके बाद बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है, क्या आता है, नाम आएगा। जैसे आपको राम, आगरा, तो ये सारे के सारे जो नाम होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आते हैं। नाम की बात की जाए, भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाव की बात की जाएगी, यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, भाव की बात की जाएगी। तो किसी भी चीज में जब भाव की बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी, भाववाचक संज्ञा की बात की जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पर अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो एक ऐसा वर्ड जो उसकी पूरी जाति का वर्णन करता हो, जैसे मैं लिख दूं गायों, तो ये क्या होगा, पूरी गायों की प्रजाति के बारे में बता रहा है। क्लियर है? तो यहाँ होगा टिड्डियां जो है वो क्या बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। किसको बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा को। क्लियर है मेरे भाई? टिड्डियों की पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है ये। चलिए भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। प्रश्न है, ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात का मतलब क्या होता है, ज्ञात का मतलब किसी चीज के बारे में पता होना। क्लियर है मेरे भाई? तो ज्ञात का विलोम क्या होगा, देखिए किसी चीज के बारे में पता होना, तो अज्ञात होता है ज्ञात का, ज्ञान का होता है अज्ञान। ठीक, और किसी चीज के बारे में जानते हो उसका होगा जान का अनजान, और जे का होता है अजय। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ढोर डंगर से क्या तात्पर्य है। अब देखिए गद्यांश के अंतर्गत देखेंगे हम तो ढोर डंगर के बारे में बाकी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी था। यहाँ पर है देखिए ढोर डंगर, यहाँ लिखा है, इसका मतलब हुआ कि यदि
अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं। ढोर डंगर का मतलब पशुधन को नष्ट किया जाता है एक तरीके से। तो पक्षियों का तो इसमें पूरे गद्यांश में ही कोई बात नहीं है। जंगली पशुओं की पूरे गद्यांश में कोई बात नहीं की है। पशु पक्षी दोनों की बात नहीं की गई है, सिर्फ पशुओं की बात की गई है। तो जो पशुधन है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ढोर डंगर का मतलब हो गया, आपको इसका आंसर गद्यांश के हिसाब से लगाना था। क्लियर है मेरे भाई? तो पशुधन क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है। अब यहां पर देखें, भीलों की जो मुख्य फसल थी उसमें मक्का थी। क्या थी? मक्का। क्योंकि गद्यांश की शुरुआत में ही बोला था, वहां भीलों से मिला अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे, मुझे बताया कि मक्का वहां की मुख्य फसल है। अब देखिए गद्यांश से सीधा का सीधा आंसर छप दिया। वहां की मुख्य फसल क्या है, मैंने पहले ही बोला था, यहां से आंसर बनेगा आपका। तो देखिए मक्का आपकी मुख्य फसल होगी, और जो मक्का है वो आपकी क्या होगी, मक्का जो होती है ये आपकी जायद की फसल होती है। किसकी? जायद की फसल। जायद की फसल। तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रबी की फसल होती है गेहूं। इसके बाद बात करें तो ये जो होती है बाजरा, ये आपका खरीफ की फसल होती है। क्लियर है मेरे भाई? चावल की बात करें तो ये भी आपकी क्या होगी, खरीफ की फसल होगी। तो आपसे पूछा था मक्का भीलों की मुख्य फसल है, और ये कौन सी फसल होती है आपकी, जायद की फसल होती है। यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, जब मैं आज के दिन जब वीडियो बना रहा हूं, तो ये आपकी जायद की फसल का समय चल रहा है। जैसे हम अभी मक्का हो भी रही है, लगभग इतनी इतनी बड़ी हो गई है, तो मक्का हो भी गई है। क्लियर है? बाकी आप लोगों में से किसी ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्नाभाव का अर्थ है, अन्नाभाव का मतलब हो गया अन्न का अभाव। क्या हो गया? अन्न का अभाव, या बोल सकते हैं अन्न की कमी, अनाज की कमी। तो अन्न का भाव गलत है, अन्न और भाव गलत है, अन्न का उत्पादन गलत है, अन्न का अभाव सेकंड ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में, तो शायद यही लास्ट था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत जो होती है वो होती है, जो आपका गद्यांश दे रखा है आपको इसी को टैकल करते हुए आंसर लगाने हैं, हटके नहीं जाना है बिल्कुल भी। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो गद्यांश से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे चाहे आपकी झूठी ही क्यों ना बात है, लेकिन अगर गद्यांश में लिखी है तो उसे आपको 100% ट्रू मानना होगा। अगर आप ऐसी भावना ले आएंगे अपने अंदर तो कम से कम 2 नंबर तो आपके एक्स्ट्रा में सही हो जाएंगे। क्लियर है? 100% ट्रू मान के चलिए गद्यांश को, चाहे उसमें गलत ही क्यों ना लिखा है। क्लियर है? तो ये वाली जो बात है ये आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है भाई? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप क्लास नहीं ले पाएंगे समय पर। और बाकी जो आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस के लिए हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि कम से कम 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम आपको बिना हेजिटेशन के पढ़ा सकें और आपकी क्लासेस चलती रहें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। प्रैक्टिस के लिए तो हमारा ये चैनल बेस्ट ही है। बाकी आपके लिए जो थ्योरी की क्लास है वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।